नमस्ते दोस्तों, आइए अक्टूबर 1982 में एंटार्क्टिका में वापस जाएं, जहां साइंटिस्ट जोसेफ फारमन ने एक ऐसी खोज की थी जिसका हमारे पृथ्वी पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। 1982 में जोसेफ फारमन एंटार्क्टिका में थे और एक बर्फीले तूफान के दौरान एक पुरानी मशीन से पृथ्वी के ओजोन लेवल्स को मेजर कर रहे थे। अचानक मशीन ने एक अजीब रिजल्ट दिखाया, ओजोन में 40% की कमी। जोसेफ को आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी मशीन सही ढंग से काम कर रही है। ओजोन में बड़ी कमी से जोसेफ वास्तव में आश्चर्यचकित थे। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे लगा कि शायद उसकी मशीन खराब हो गई है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अंतरिक्ष में नासा के कई सैटेलाइट्स को यह बड़ा बदलाव क्यों नहीं दिखाई दिया। लेकिन उन्हें लगा कि उनसे कोई गलती हो रही है, इसलिए उन्होंने अपना सामान पैक किया और घर चला गया। अब अक्टूबर 1983 है और जोसेफ एक नई और एडवांस मशीन के साथ एंटार्क्टिका वापस आए। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ओजोन का लेवल और भी अधिक गिर गया था। उसे संदेह होने लगा कि क्या यह मशीन में कोई समस्या है या कुछ अधिक गंभीर घटित हो रहा है। जोसेफ को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। ओजोन लेयर, जो हमें हार्मफुल सन रेज से बचाती है, बहुत तेजी से छोटी हो रही थी। उन्होंने सोचा कि अगर यह वास्तविक समस्या होती तो नासा ने सभी को सचेत कर दिया होता। अभी भी अनश्योर होने पर वह सामान पैक करके चला गया और रहस्य अनसुलझा रह गया। अक्टूबर 1984 में जोसेफ ने कुछ इंपॉर्टेंट काम किया। वह अपने इक्विपमेंट वहां से 1000 मील दूर ले गया जहां वह पहले था। ठंडी हवाओं के बावजूद उन्हें कुछ चिंताजनक लगा। ओजोन की कमी अब वास्तव में खराब थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह एक आपातकालीन स्थिति थी और उन्हें लगा कि दुनिया को इसके बारे में बताने की जरूरत है। जोसेफ सबूत के साथ तुरंत नासा के पास गए और दुनिया को एक बड़ी समस्या के बारे में पता चला। एंटार्क्टिका के ऊपर एक ओजोन होल तेजी से बन रहा था। आश्चर्य की बात यह है कि अपने पावरफुल सैटेलाइट्स वाले नासा को भी इस आने वाली डिजास्टर पर ध्यान नहीं गया। उनकी फाइल्स की पिक्चर्स में चीजें सामान्य से लेकर हमारी रक्षा करने वाली ओजोन लेयर में एक बड़े छेद तक जाती दिख रही हैं। दुनिया सचमुच चिंतित हो गई। ओजोन होल हर साल बड़ा होता जा रहा था और यह पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। लोगों को डर था कि 2050 तक ओजोन लेयर पूरी तरह खत्म हो सकती है, जो सभी के लिए एक प्रलय के दिन की चेतावनी की तरह है। इससे पहले कि हम इस एनवायरमेंटल कहानी के बारे में अधिक बात करें, आइए ओजोन लेयर्स के विज्ञान को समझें। ओजोन O3 फॉर्मूला वाली एक गैस है और यह लगभग 600 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के चारों ओर बनी थी। यह प्रोटेक्टिव लेयर पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर है और हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से सेफ रखती है। इसे समझने के लिए चैपमैन साइकिल इंपॉर्टेंट है। यह तब शुरू होता है जब सन अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को एटम्स में विभाजित कर देती है। जब ये एटम्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से जुड़ते हैं तो ओजोन बनता है। यह एक नाजुक लेयर की तरह है, बनने और टूटने का एक निरंतर चक्र जो पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखता है। ओजोन का मुख्य काम हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाना है। सूर्य की ये रेज हमें सनबर्न दे सकती हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकती है और कैटरेक्ट्स, स्किन और आई कैंसर जैसी समस्याओं का कारण बन सकती हैं। लेकिन आपको आश्चर्य हो सकता है कि हम अभी भी सनस्क्रीन का उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य विभिन्न प्रकार के रेडिएशंस छोड़ता है और सनस्क्रीन हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाने में मदद करता है, जो ओजोन नॉर्मली ब्लॉक करती है। ठीक उसी तरह जैसे हम विकसित होकर पानी से बाहर निकले और जमीन पर रहने लगे, ओजोन लेयर ने भी पृथ्वी पर जीवन बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। ओजोन लेयर ने कॉम्प्लेक्स लिविंग थिंग्स की रक्षा की, लेकिन जैसा कि हमें जल्द ही पता चलेगा, हमें सुरक्षित रखने वाली यह ढाल खतरे में थी। 1839 में तूफान के बाद लोगों ने एक स्पेशल स्मेल देखी और ओजोन नामक एक नई गैस पाई। इसका नाम ग्रीक शब्द ओजीन से मिला है, जिसका अर्थ है स्मेल लेना। बाद में साइंटिस्ट्स को पता चला कि ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। यह गैस अपनी स्पेशल एबिलिटीज से पृथ्वी की हिडन प्रोटेक्टर बन गई। सिडनी चैपमैन नामक साइंटिस्ट ने 1929 में यह पता लगाया था कि फोटो डिसोसिएशन या फोटोलाइसिस नामक प्रोसेस के माध्यम से ओजोन कैसे बनता है। उनके महत्वपूर्ण कार्य ने हमें माहौल के इस महत्वपूर्ण हिस्से को समझने में मदद की। फास्ट फॉरवर्ड टू डॉब्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो एटमॉस्फेरिक साइंस में एक चमत्कार है। यह डिवाइस ओजोन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है और एटमॉस्फेरिक ओजोन लेवल्स को मेजर करने में गोल्ड स्टैंडर्ड बना हुआ है। ओजोन लेयर की सामान्य मोटाई
3 से 5 मिलीमीटर्स या 300 से 500 डॉप्सन यूनिट्स। अब कुछ हैरान करने वाली बात करते हैं। ओजोन लेयर हमें हार्मफुल यूवी रेस से बचाती है, लेकिन ओजोन पृथ्वी की सरफेस पर भी बनती है, ज्यादातर लोगों के कामों के कारण, कार्स और फैक्ट्रीज से निकलने वाले धुएं की तरह। ग्राउंड लेवल पर ओजोन बनाना अच्छा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह उससे कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स है। अफसोस की बात है कि ग्राउंड लेवल पर बना ओजोन होल को ठीक करने के लिए ऊपर नहीं जाता है। इसके दो मुख्य कारण हैं। यह ऊपर नहीं जाता है और हवा में आवश्यक मात्रा सतह पर हार्मफुल लेवल से काफी डिफरेंट होती है। इसलिए भले ही यह पेचीदा लगता है, लेकिन ओजोन के पतले होने का रहस्य अभी भी सुलझ नहीं पाया है। जैसे जैसे समय बीतता गया, टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर होती गई। 1961 में डॉब्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ने एंटार्क्टिका में ओजोन लेवल्स को मेजर करना शुरू किया। फिर 1964 में सैटेलाइट्स ने भी मदद करना शुरू कर दिया। नासा इस बात से चिंतित थी कि स्पेसक्राफ्ट ओजोन लेयर को कैसे प्रभावित कर सकता है। उसने स्पेस से आने वाली हवा पर नजर रखना शुरू कर दिया। अब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या CFCs के समय पर आते हैं, ऐसे केमिकल्स जो हार्मलेस लगते थे और कई तरीकों से उपयोग किए जाते थे। 1974 में साइंटिस्ट्स मारियो मोलिना और रोलैंड ने कुछ इंपॉर्टेंट खोज की। हालांकि CFCs पृथ्वी पर ठीक थे, लेकिन एक बार जब वे हवा में आ गए तो वे एक बड़ी समस्या बन गए। जब CFCs स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर जाते हैं तो कुछ बुरा होता है। वे क्लोरीन एटॉम्स में टूट जाते हैं और ये ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे अधिक क्लोरीन बनता है। इससे एक खतरनाक प्रोसेस शुरू हो जाता है, जहां सिर्फ एक क्लोरीन एटॉम बहुत सारे ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है। एंटार्क्टिका में जोसेफ फारमन को 1982 में अपने ईयरली मेजरमेंट्स के दौरान कुछ चौंकाने वाला पता चला। एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन लेयर का 1/3 हिस्सा खत्म हो गया था। इस पर विश्वास करना कठिन था, क्योंकि साइंटिस्ट्स ने सोचा था कि केवल 2/3% ही खत्म होंगे। अचानक पहेली के टुकड़े समझ में आने लगे। एंटार्क्टिका में ऐसा क्यों हुआ? इसका मुख्य कारण एंटार्क्टिका के आकाश में छाए विशेष बादल थे। इन बादलों में नाइट्रिक एसिड और वाटर ड्रॉपलेट्स का खतरनाक मिश्रण था। 1985 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। नेताओं ने यह महसूस करते हुए कि यह दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है, तुरंत कार्रवाई की। यूनाइटेड नेशंस ने बातचीत शुरू की और 1987 में उन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया। CFCs का उपयोग बंद करने के लिए एक वर्ल्ड वाइड अग्रीमेंट। यह एक बड़ी एनवायरमेंटल डिजास्टर को रोकने के लिए एक टीम एफर्ट था। 2014 तक दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले CFCs की मात्रा बहुत कम हो गई। 1980 के दशक में 8 लाख मेट्रिक टन से घटकर केवल 156 मेट्रिक टन्स रह गई। यह 99% से भी कम है, जो दर्शाता है कि लोग एक बड़ी समस्या से निपटने के लिए कैसे एक साथ आ सकते हैं। सूर्य की हार्मफुल रेज से हमें बचाने वाली ओजोन लेयर की कहानी आज भी कायम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।